Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो हमने लास्ट पढ़ा था द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 249। अब हमें पेज 250 से शुरू करना है। The Guomindang blockade of the communist Soviet forced the party to seek another base. Guomindang ने कम्युनिस्ट सोवियत जो थी उनका रास्ता रोका, ठीक है, उस पार्टी को रास्ता रोका जिससे उनको दूसरे बेस की जरूरत पड़ी। This led them to go on what came to be called Long March. इसलिए उनको दूसरे रास्ते पे जाना पड़ा जिसको उन्होंने नाम दिया Long March. 6,000 grueling and difficult miles to शांजी। 6,000 मील तक उनको चल के जाना पड़ा शांजी से। Here in their new bases Yan'an, नया इन्होंने बेस बनाया जिसको नाम दिया इन्होंने Yan'an. They further developed their program to end warlordism, carry out land reforms and fight foreign imperialism. यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी, प्रोग्राम डेवलप करे जिससे warlordism खत्म हो, इन्होंने लैंड रिफॉर्म करे यानी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा हुआ, और इन्होंने यहाँ पे इंपीरियलिज्म से भी लड़ाई लड़ी। This won them a strong social base. इससे इनको एक सामाजिक बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। In the difficult years of war, the communist and the Kuomintang worked together. डिफिकल्ट ईयर्स में, जो लड़ाई के डिफिकल्ट ईयर्स थे, वहां पे कम्युनिस्ट और कुओमिंटांग ने साथ में मिलकर काम किया। बट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर द कम्युनिस्ट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन पावर एंड द कुओमिंटांग वाज डिफीटेड। लेकिन लड़ाई के बाद में कम्युनिस्ट अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश करा, वो पावर में आ गया, और कुओमिंटांग जो है वो हार गया। यहाँ पे ये फोटोग्राफ दी गई है सोल्जर्स की लॉन्ग मार्च जो बोला गया था 1941 के अंदर, यानी इन्होंने काफी समय तक काम किया था। लॉन्ग मार्च था इनका जो चला है। ये बेसिकली ये जो एरिया जहाँ पे ये दिया गया है ना, मेन रूट ऑफ लॉन्ग मार्च, इसको आपको एक मैप भी दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक इन्होंने मूव किया है और कहाँ से कहाँ तक चले हैं। ठीक है, अब है एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी इन 1949 to 65। The People's Republic of China government was established in 1949. 1949 के अंदर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार थी वो स्टैब्लिश हो गई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। ये बेस्ड थी नई डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स पे। एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट दैट द सोवियत यूनियन सेड इट हैड एस्टैब्लिश्ड। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है, ये टर्म यूज की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो ध्यान देती है वर्किंग क्लास के ऊपर और रिप्लेस करती है और दबाती है गवर्नमेंट को, और जो प्रॉपर्टी क्लास वाले जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो, और एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के तौर पर स्टैब्लिश होती है जहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप जो है वो काम नहीं आती है। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा यूज की गई थी कौन सी टर्म? द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। ठीक है, यहाँ पे सोवियत यूनियन जो है उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। क्रिटिकल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी वर पुट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। जो मेन क्रिटिकल एरियाज थे इकोनॉमी को लेकर यानी आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, वो सरकार के कंट्रोल में थे। और प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट ओनरशिप जो है वो जो लैंड थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। प्रोग्राम जो है वो 1953 तक चला, जहां पे सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको नाम दिया था सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट था जो लॉन्च किया गया था 1958 के दौरान। यहाँ पे एक पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी जिसमें कंट्री जो है उसको इंडस्ट्रियलाइज किया गया था। इंडस्ट्रियलाइज किया गया था यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहां पर रैपिडली फैल रहा था। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप स्टील फर्नेसेस इन देयर बैकयार्ड। लोगों जो थे उनको एनकरेज किया गया था कि वहां पर स्टील फर्नेसेस जो है वो बनाई जाए, लगाई जाए बैकयार्ड्स में, यानी उनके घरों के पीछे जो एरिया होता है वहां पर आप स्टील की फर्नेस यानी भट्टी लगाओ। In the rural areas, people communes where land would be collectively owned and cultivated were started. अब रूरल एरियाज यानी गांव के जो एरिया थे वहां पर लोगों को बोला जा रहा था, जहां पे कलेक्टिवली उनका एरिया जो रहता था जहां पे वो कल्टीवेशन करते थे वो स्टार्ट करो। 1958 तक वहां पे 26,000 कम्यून्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे, जो 98% जो है वो बेसिकली फार्म पॉपुलेशन की थी, यानी उनका एरिया जो है वहां पे फार्म पॉपुलेशन से भर गया था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं।
No, ma'am. No problem. No, ma'am. No. Okay. Oh, ma'am. Mao was able to mobilize the masses to attain the goals set by the party. जो माओ थे वो कोशिश कर रहे थे कि लोग बाग जो है मतलब लोग जो है उनको ज्यादा मात्रा में उनकी गोल तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनकी पार्टी का जो गोल था उसको अटेन करने की कोशिश करें. His concerns with the creating a socialist man who would have 5 loves: fatherland, people, labor, science and public property. उनका मेन कंसर्न जो था वो क्या था? ये चीजें थी, 5 चीजें. एक सोशलिस्ट मैन वो क्रिएट करेंगे, एक बनाएंगे आदमी को सोशलिस्ट मैन की तरह, जो क्या करेगा, जिसके 5 प्यार होंगे: फादरलैंड, पीपल, लेबर, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी. Mass organizations were created for farmers, women, students and other groups. Mass organization जो है वो क्रिएट किए गए थे किसानों के लिए, औरतों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे ग्रुप्स के लिए. For instance, for example, the All China Democratic Women's Federation had 76 million members. अब यहाँ पर जो फेडरेशन बनाई गई थी ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन, उसके अंदर करीब 76 मिलियन मेंबर्स थे. द ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के अंदर 3.29 मिलियन मेंबर्स थे. इनके ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स जो थे वो हर किसी को अपील नहीं करते थे एक बार में. पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स थे वो एक बार में लोगों को समझ में नहीं आते थे. In 1953 to 54, some were urging for more attention. 1953 से 54 तक लोग जो थे वो उनको बोला जा रहा था कि आप ज्यादा अटेंशन दें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ. अब उन्हीं में हुए हैं लियो शाओची और डेंग जाओपिंग. ट्राई टू मॉडिफाई द कम्यून सिस्टम. इन्होंने कोशिश करी है कम्यून सिस्टम जो पहले चला आ रहा है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करें, अपने तरीके से मॉडिफाई करें, एज इट वाज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, क्योंकि वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था. द स्टील प्रोड्यूस्ड इन द बैकयार्ड फर्नेसेस वाज अनसस्टेनेबल, अनयूजेबल इंडस्ट्रियली. अब जो स्टील ये लोग बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे अपने बैकयार्ड के फर्नेसेस में, वो काफी तरीके से यूज नहीं हो रहा था इंडस्ट्रियली. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे की गई थी, इसीलिए इन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश करी थी कम्यून सिस्टम को. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके. No, ma'am. अब है conflicting visions 1965 to 78. conflict between the Maoist, जो माओ के फॉलोअर्स थे उनको बोला गया माओइस्ट, wanting to create a socialist man, जो बनाना चाह रहे थे socialist man, and those who objected to his emphasis on ideology rather than expertise, culminated in Mao launching the Great Proletarian Cultural Revolution in 1965 to counter his critics. जो सोशलिस्ट मैन बनाना चाह रहा था और जो लोग इसके ऑब्जेक्ट करते थे इस सोशलिस्ट मैन की थियरी पर और इसकी विचारधारा पर क्वेश्चन उठाते थे, वो चाह रहे थे कि ये एक विचारधारा को लेके चल रहा है, भले ही ये एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में, ये कोशिश कर रहा है. तो माओ क्या करता है? माओ कोशिश करता है एक नया रेवोल्यूशन लाने की, कल्चरल रेवोल्यूशन, और इसको काफी आलोचना भी मिली थी इसके कल्चरल रेवोल्यूशन को 1965 में. द रेड गार्ड्स, मेनली स्टूडेंट्स एंड द आर्मी, जो रेड गार्ड्स और बेसिकली उसके अंदर स्टूडेंट्स और आर्मी जो थे उनको यूज किया जा रहा था ओल्ड कल्चर के खिलाफ में, ओल्ड कस्टम्स के खिलाफ में और ओल्ड हैबिट्स के खिलाफ में. स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो थे उनको गांव के एरिया में भेजा जाता था सीखने के लिए, वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे. आइडियोलॉजी बीइंग कम्युनिस्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज. यहाँ पर विचारधारा होना बहुत जरूरी था कम्युनिस्ट वाली, भले ही आप प्रोफेशनल नॉलेज हो या नहीं हो आपको. डेनंसिएशंस एंड स्लोगन्स रिप्लेस रैशनल डिबेट. अब यहाँ पर जिस आपको स्लोगन्स दिए जा रहे थे उनको किससे रिप्लेस कर दिया गया था? डिबेट्स जो थे उनसे रिप्लेस कर दिया गया था. जो पब्लिक कंडेमिनेशन होता है कि यहाँ पे आपको प्रॉपरली किसी एक व्यक्ति की निंदा की जाती है, ठीक है, और जो स्लोगन्स दिए जाते हैं उसको अब डिबेट, वाद विवाद से रिप्लेस कर दिया गया था. The Cultural Revolution, being a period of turmoil, weakened the party and severely disrupted the economy and educational system. अब ये कल्चरल रेवोल्यूशन जो 1965 में कोशिश करी थी माओइस्ट लोगों ने वापस से लाने की, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ? ये पीरियड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में बीता, इससे पार्टी भी कमजोर हो गई इनकी और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इकोनॉमी और एजुकेशनल सिस्टम को. 1960 के लेट से ही यहाँ पर
चीजें जो है वो टर्न होने लगी। 1975 के बाद पार्टी जो है दोबारा से ज्यादा ध्यान दे रही थी सोशल डिसिप्लिन के ऊपर और लोग बागों की जो जरूरतें हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को सेटअप करने की उस पर, जिससे चाइना जो है बाद में जाकर के एक पावर बन पाए और इस सेंचुरी के एंड तक वो पावरफुल हो पाए। ये था कन्फ्लिक्टिंग विजन्स ऑफ 1965 टू 78। किसी को कोई दिक्कत? मैम फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी लाइन? पूरा। पूरा क्या समझ में नहीं आया, बताएं, पढ़ें आप। The conflict between the Maoists wanted to create a socialist man and those who objected to his emphasis on ideology rather than expertise culminated in Mao launching the Great Proletarian Cultural Revolution. प्रोलिटेरियन 1965 कल्चर रेवोल्यूशन। रुको, अब यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि माओइस्ट लोग जो थे उनका जो सोशलिस्ट मैन की थियरी थी जिसमें उन्होंने 5 चीजें बोली हैं, फादरलैंड, पीपल, लेबर, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सिर्फ इसको इम्पोर्टेंस देना था, उसके ऊपर काफी ज्यादा, उनकी विचारधारा के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि बस ये चीज, ये भावना होनी चाहिए कि आपका ये फादरलैंड है, आपके लोग हैं, आपको लेबर मेहनत करनी है, साइंस यूज करनी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इन चीजों में स्पेशलाइज्ड भले ही ना हो, प्रोफेशनल आपको एक्सपर्टीज नॉलेज ना हो, वो चीज यहाँ पे बोली जा रही थी। और ये बोला जा रहा था कि ये क्या है, ग्रेट प्लोरिटेरियन है। प्रोलिटेरियन का मतलब क्या है, वर्किंग क्लास, ठीक है, जिनको रिगार्डिंग कलेक्टिवली बोला जाता है। उनका ये था कि ये लोगों को इकट्ठा करके बस विचारधारा उनके दिमाग में डाल रहे हैं, भले उनको नॉलेज हो या नहीं हो। इससे क्या है, फिर उसके बाद में इन्होंने शुरू करा कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 के अंदर इस चीज को लेकर के ही। तो जब इस चीज को लेकर के ही इन्होंने रेवोल्यूशन निकालने की कोशिश करी तो उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई कि तुम्हारे पास में नॉलेज तो कुछ नहीं है, बस तुम खाली हवा हवा में एक विचारधारा लेकर के चल रहे हो, एक भावना लेके चल रहे हो, नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना काम करने के लिए। वो चीज यहाँ पे बोली गई है। अब इस कैंपेन के अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया, आर्मी को इंक्लूड किया और पुराना कल्चर और कस्टम जो हैं उनके खिलाफ इन्होंने काम किया। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो है उनको भेजा जाता था गांव के एरिया, कंट्री साइड में, जहां पर वो वहां के लोगों से सीख के आते थे। आइडियोलॉजी जो थी कम्युनिस्ट की वो इम्पोर्टेंट थी, बजाय आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज हो या नहीं हो। यहाँ पर इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ। यहाँ पे जो स्लोगन्स पहले दिए जा रहे थे इस कैंपेन को लेकर के वो रिप्लेस हुए वाद विवाद में, यानी लोग बाग क्वेश्चन उठाने लगे कि ये चीज आप जो कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर के आप बोल रहे हैं सोशलिस्ट मैन, क्या इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है कि ये सिर्फ कह देने से ही आपको साइंस आ जाएगी? जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं है आप काम कैसे करेंगे देश की भलाई के अंदर? ये चीज यहाँ पे बोली जा रही थी इस पैराग्राफ में। अब समझ आया आपको या कोई और दिक्कत है तो बोलें, नहीं आया हो अभी भी दोबारा बताऊं मैं? No, ma'am, it's clear. ओके, अब इसको ऐसे समझो कि आप लोगों को मैं एक प्रोजेक्ट दे दूं, ठीक है, मैं बोलूं बस प्रोजेक्ट बनाना है। अब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या शुरुआत में लिखना है, क्या एंड में लिखना है, बीच में मैटर कितना लिखना है, वो सारी चीजें आपको बताऊं नहीं तो क्या आप प्रोजेक्ट बना पाएंगे? No, ma'am. तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही थी कि एक विचारधारा तो दे दी कि सोशलिस्ट मैन बनाना है, लेकिन सोशलिस्ट मैन के अंदर जो अंदर कैटेगरीज दी हैं उनको कैसे वर्कआउट करना है, कैसे उन चीजों को अचीव करना है, साइंस कैसे यूज करनी है और रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ठीक है, अब है रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। कल्चरल रेवोल्यूशन जो है उसके बाद में कई प्रोसेस हुए, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हुई, चीजें काफी चेंज हुई। डेंग शाओपिंग जो है उन्होंने पार्टी को कंट्रोल करा, इंट्रोड्यूस करा सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। 1978 के अंदर पार्टी ने डिक्लेयर किए उनके गोल्स फॉर मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर उनको डेवलप करनी थी साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस। यहाँ पर अब इनके नए वो आ गए हैं, ठीक है, डेंग शाओपिंग करके जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं इनकी पार्टी को, और वो एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी करके उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है नई चीज, जहां पर वो 4 चीजों को इम्प्रूव करेंगे।
डिबेट जो है वापस से शुरू होने लगे इनकी पार्टी को लेकर के और क्वेश्चंस उठाने जाने लगे, ठीक है। कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद में हुआ ये सब चीजें। इन दिस न्यू एंड लिबरेटिंग क्लाइमेट, अब ये जो नया लिबरेटिंग क्लाइमेट था जहां पर May 4th मूवमेंट 60 years earlier, एट द टाइम ऑफ द May 4th मूवमेंट 60 years earlier, यानी May 4th मूवमेंट से 60 साल पहले यहाँ पे एक्साइटिंग एक्सप्लोजन हुआ है नए आइडियाज का। अब जब इन्होंने चीजें डिक्लेयर कर दी कि साइंस को इम्प्रूव करना है, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, डिफेंस को, तो वहां पर लोग बागों ने अपने अपने आइडियाज देने लगे। जब उनको मौका दिया जाएगा तभी तो वो अपनी बात रखेंगे। On 5th December 1978, a wall poster, 5 दिसंबर 1978 को एक वॉल पोस्टर जो है जिस पर लिखा हुआ था फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन प्रोक्लेम दैट विदाउट डेमोक्रेसी द अदर मॉडर्नाइजेशन वुड कम टू नथिंग। यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया जिसको नाम दिया गया फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन, और जो ये बता रहा था कि बिना डेमोक्रेसी के दूसरे सारे मॉडर्नाइजेशन जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। It went on to criticize the CCP, ये आगे बढ़कर के CCP यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसको और क्रिटिसाइज करने लगा for not solving the problem of poverty, क्योंकि इन्होंने जो पॉइंट दिए थे उसमें पोवर्टी तो कहीं मेंशन थी ही नहीं, इसीलिए इस चीज को उठाया जाने लगा कि भाई पोवर्टी की प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको तुमने कुछ नहीं करा सॉल्व करने के लिए। ये जो केसेस आज भी देखने को मिलते थे पार्टी के अंदर, सच इवन साइटिंग केसेस ऑफ सच अब्यूज फ्रॉम विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर ही इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, उसको लेकर के तुमने कुछ नहीं किया, तो इस पर इनकी आलोचना होने लगी। ये जो डिमांड्स थी, these demands were suppressed, ये डिमांड्स जो है दबाई गई, बट इन 1989 ऑन द 70th एनिवर्सरी ऑफ May 4th मूवमेंट, May 4th मूवमेंट की 70th एनिवर्सरी थी, ये मूवमेंट का नाम ही May 4th मूवमेंट है, ठीक है। उसकी 70वीं एनिवर्सरी जो थी उसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल्स, मैनी इंटेलेक्चुअल्स कॉल्ड फॉर अ ग्रेटर ओपननेस एंड टू ओजीफाइड डॉगमास, सू शाओजी, यहाँ पर कई सारे बुद्धिजीवी लोग जो थे वो आए, इकट्ठे हुए, उन्होंने खुलकर के इस चीज को उठाया और उन्होंने बोला कि अब ये सू शाओजी जो है उसको रोका जाए। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स इन तियानामेन स्क्वायर इन बीजिंग वर ब्रूटली रिप्रेस्ड। अब जो स्टूडेंट इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उनको दबाया गया, ठीक है। इनका एक स्क्वायर है टियानमेन स्क्वायर बीजिंग के अंदर, वहां पे ब्रूटली उनको क्रूअल्टी से उनको दबाया गया और इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत आलोचना हुई। दिस वाज स्ट्रांगली कंडेम्ड अराउंड द वर्ल्ड। द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज सीन द इमर्जेंस ऑफ डिबेट्स ऑन वेज टू डेवलप चाइना। अब इसके बाद का जो समय था पोस्ट रिफॉर्म यानी बाद का जो समय था उसमें काफी ज्यादा डिबेट हुए कि चाइना को कैसे डेवलप किया जाए। डोमिनेंट व्यू सपोर्टेड बाय द पार्टी इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट। और जो व्यू पॉइंट था वो ये सपोर्ट कर रहा था पार्टी के अंदर कि भाई पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होना चाहिए और वर्ल्ड के मार्केट के अंदर इंटीग्रेशन होना चाहिए, इनके आप चाइना जो है वो भी वर्ल्ड मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। Critics argued that increasing inequalities between social groups, between regions, and between men and women were creating social tensions and questions the heavy emphasis on the market. अब जो आलोचक थे उन्होंने बोला कि ये जो बढ़ रही है inequalities सामाजिक ग्रुप्स के बीच में, रीजन्स के बीच में, मेन और विमेन के बीच में, इससे अपने आप में ही सामाजिक टेंशन बढ़ती जा रही है और ये मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि कैसे आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। फाइनली देयर इज अ ग्रोइंग रिवाइवल ऑफ अर्लियर सो कॉल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज। वापस से जो पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज थे उनको वापस से रिवाइव किया गया, रिस्टोर किया गया, ठीक है। कन्फ्यूशनिज्म जो था उसको रिवाइव किया गया एंड द आर्ग्यूमेंट्स दैट चाइना कैन बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी फॉलोइंग इट्स ओन ट्रेडिशन रादर देन सिंपली कॉपिंग द वेस्ट। और ये भी चीज उठाई गई कि चाइना को मॉडर्न बनाया जा सकता है, मॉडर्न सोसाइटी की तरह इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके ही किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये कॉपी ना करें वेस्ट को तो ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ये चीज यहाँ पर उठाई गई थी, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. अब यहाँ पर Yes, आपको ma'am. 1978 के बाद की फोटो दी गई है, ठीक है।
After the 1978 reforms, the Chinese were able to buy consumer goods freely. पहले यहाँ पे चीजें इतनी भी अवेलेबल नहीं थी लोगों को कि लोग बाग अपनी पसंद से चीज खरीद पाए. जब 1978 का रिफॉर्म आया उसके बाद में लोग बाग अपनी पसंद की चीजें यहाँ पे फ्रीली यूज कर सकते थे. उसकी यहाँ पे फोटो दी गई है. जैसा कि देख सकते हैं आप, ये टीवी टेलीविजन जो है वो लेकर के जा रहे हैं और इनके चेहरे पे खुशी है, आप देख ही सकते हैं. तो एक तरीके से इनको हक मिले थे इनके कुछ. ठीक है, मॉडर्न तो हो रहे थे ये लोग लेकिन अपने ट्रेडिशन को साथ में लेके चल रहे थे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आप अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर लीजिएगा. कल की क्लास में हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे जो भी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you, ma'am. वेलकम.